नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 3 जुलाई की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, आशा है आप लोग पहले अटेम्प्ट करते होंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखते होंगे। ये बेटर वे होगा आपका रिवीजन करने का भी और पेपर सॉल्व करने का। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, काफ़ी आसान है। देखो, जहाँ तक ओरल कर सकते हो उतना करो। पहले यहाँ पर देखो, ये 17 5 22 10 32 16 हो गया। 16 से 11 का डिफरेंस किया 5, इधर किया ये 64 हो गया। इधर किया तो -3 13 3 39, माइनस का 39 आ जाएगा। 9 8 17 हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 67 हो गया। तो इधर 69 माइनस का 67 कर देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, दो वृत्त एम बिंदु पर एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। पी क्यू दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। कह रहा पी और क्यू संपर्क बिंदु हैं तो इसका मान इतना एम क्यू पी। बहुत आसान है ये तो। ये इसको यहाँ से मिला दो, ये इसको यहाँ से मिला दो। ठीक है, ये यहाँ से हमने मिला दिया, ये हो गई पी और ये क्यू हो गई। एम पर स्पर्श कर रहे थे, इस तरीके से इसको मिला दिया, इस तरीके से इसको मिला दिया। यहाँ पर एक लाइन ये ड्रॉ कर दी। एक चीज बताओ, एक ही पॉइंट से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं? ये तीनों बराबर हो गई, बस सवाल खत्म हो गया। अब यहाँ पर ये वाला हमें एंगल 38 दे दिया था, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी इसका बहुत शॉर्ट अप्रोच भी होती है। ठीक है, तो ये 38 हो गया, तो ये भुजाएं बराबर है, ये भी 38 हो गया। ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से कितना हो जाएगा? दोनों का सम हो जाएगा। तो 2 3 6 7, यानी कि 2 8 16 76 हो गया। ये एंगल थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है। ठीक है, दो भुजाएं वृत्त के किसी पॉइंट से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर हो गई। तो भैया 2 थीटा बराबर 180 माइनस का कितना हो गया? 76 हो गया। तो करेंगे तो 2 ने में 18 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 8 16 हो गया, 90 से 30 गया 60, यानी कि 52 हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये वाला एक चीज पकड़ लो, इससे सवाल हमेशा ये वाला कर लिया करो, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ये देखो, यहाँ पर 90 बनता है, अर्धवृत्त में बना कोण, ये हमारा है क्या? डायामीटर। यानी कि ये देखो, यहाँ से मिलाए ये भुजाएं बराबर हो गई, ये यहाँ से मिलाए ये तीनों भुजाएं बराबर हो गई। वही चीज कंडीशन देखो वहां पर बनी हुई है, इसलिए ये एंगल ले लिया करो डायरेक्ट 90। यानी कि इसको जब करना था तो ये तो चित्र बना हुआ है, यहाँ पर 90, ये 38 हो गया। ये वाला हम डायरेक्ट निकाल सकते थे क्या? 90 माइनस का 38। और वही चीज यहाँ पर भी हुई, देखो 90 माइनस का 38 किया था। तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। अगला सवाल कह रहा था, एक भिन्न 3/5 में से 2/5 घटाया जाता है। कोई भिन्न थी 3/5, इसमें से 2/5 घटाया जाता है, फिर इसको 20% बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये जो नया बन गया, यानी कि जो ओल्ड वाली भिन्न थी वो 3/5 थी, इसी से हमें कंपेयर करने को बोला था। 20 छक्का 120, 20 पंजे 100 हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। इधर करेंगे तो 3 से 2 गया 1, 1/5 आ जाएगा, N2 में 2, रेशियो में 1 हो गया, यानी कि 2 और 5 हो गया। तो यहाँ से देखो कमी हुई है, ओल्ड वाला हमने इधर लिखा था राइट एंड पर, तो 3 की कमी हुई किस पर? 5 पर, गुणे में 100, तो 5 दूनी 10, यानी कि 20 3 60% की कमी। अगला सवाल, वर्ष 2001 और 2002 के बीच लाभ का अंतर क्या है? दो के बीच लाभ का अंतर देखो, एक ये रहा, 2 ये रहा, इन दोनों का डिफरेंस 20 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 10 हो गया। कितना अंतर आया? 10। अगला सवाल कह रहा था, 18 लोग किसी काम का 1/5 भाग 10 दिनों में कर सकते हैं। तो देखो, 1/5 भाग 10 दिनों में कर सकते हैं, तो पूरा भाग कितने में करेंगे भाई? 5 में से 1 भाग 10 दिनों में, तो 5 भाग 10 पंजे 50 दिन में करेंगे। अगर एक लोग की इफिशियंसी 1 मान ले तो 50 दिन में ये टोटल काम हो गया। कह रहा उसी काम का 2/5 भाग, 2/5 भाग 5 दिनों में पूरा करने के लिए, भाई 5 दिनों में पूरा करने के लिए हमें n लोगों की आवश्यकता होगी। बस खत्म हो गया। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो आप कर सकते हो किससे? MDH वाले फार्मूले से। देखो, 18 लोग थे, 10 दिन में काम कर रहे थे, कितना? 1/5 भाग, और फिर कह रहा था 2/5 भाग करना है, 5 दिन में पूरा करना है, और यह आदमी चाहिए। तो ये 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो गया, इधर 5 दूनी 10 हो गया, 18 दूनी 36 दूनी 72, यहाँ से भी आंसर आ गया। और इधर करेंगे तो 55 25 दूनी 50, 18 चौक 72, इधर से भी आ गया। तो जैसे करना चाहो वैसे आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 66% पर बेचकर एक व्यापारी 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 80% पर बेचता है तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा? देखो, कह रहा था 10% का लाभ अर्जित करता है जब मार्क प्राइस के 66, यानी कि 66% पे बेच रहा, तो ये हो गया CP, और प्रॉफिट हो गया, यानी कि मार्क प्राइस हो गया हमारे पास 110। ये डायरेक्ट रेशियो है। कैसे बनाते हैं? देखो, MP के 66% पे बेचा तो जो हो गया हमारा क्या? सेलिंग प्राइस, और CP में अगर प्रॉफिट जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो हमेशा ध्यान रखो, अंकित मूल्य पर जो भी हो रहा हो, कम ज्यादा या उतने के परसेंटेज, वो CP के नीचे, जो भी प्रॉफिट होगा डायरेक्ट मार्क प्राइस के नीचे।
ठीक है। अब वो ये कह रहा था इसको बेच दिया उसने 80% पर, तो 80% पे बेच दिया, सीपी तो चेंज नहीं होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 11 छक्का 66 हो गया। तो इधर करेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा बन रहा है। अच्छा ठीक तो है, 8 और 6, प्रॉफिट कितने का लिया भाई, 2 रुपए का, 6 पर गुणे में 100 गया, यानी कि 33 से 1/3 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है जो उससे इतने मीटर आगे है। कह रहा चोर की चाल इतनी, पुलिसकर्मी की चाल इतनी, तो पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में लगने वाला समय हमें बताना है। तो भैया एक चीज बताओ, पीछा कर रहा ना, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं और 500 मीटर जाना है, तो इनकी स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, और 18 ही घट के आएगी, यानी कि 18 आ गया डिफरेंस, और इसको 5/18 से चेंज कर लेंगे, 18 ऊपर पहुंच गया, यानी कि 100 सेकेंड लगेंगे पकड़ने में। अब पूरा डिटेल नहीं लिखना है। अगला सवाल, रेशियो में पकड़ना भाई, कुछ नहीं, ये देखो 3:7 का रेशियो पहले दो में किस में मिल रहा है, इसमें तो नहीं मिलेगा, इधर करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, यानी कि 2 ऑप्शन आ गए। अब यहाँ पर हमें देख लो कि BC का 4/9 किस में मिल रहा है, तो भैया देखो 4/9 इधर करेंगे तो 3 से तो कुछ कटना नहीं है, यानी कि इसमें देखेंगे तो 7 चौक 28, 7 नेम 63 इधर मिल गया, तो आंसर लगा दो। ठीक है, पूरा बनाना नहीं है, नहीं तो फिर गुणा भाग करने में टाइम लगता है। इधर देखो 2015 से 2020 की अवधि के दौरान किस पाठ्यक्रम की वृद्धि दर परसेंटेज में सबसे अधिक थी, यानी कि इसमें हमें निकालना पड़ेगा परसेंटेज। तो भैया एक चीज बताओ, हम अगर कुछ भी डिफरेंस करेंगे बटे में कुछ करना पड़ेगा, इनटू में 100, यानी कि अगर हम इसको हटा दें, हम यही देख लें कि किसका सबसे बड़ा रेशियो है, तो हमें पता लग जाएगा परसेंटेज भी उसका सबसे बड़ा होगा, क्योंकि 100 तो सभी में गुणा हो रहा ना। तो हम यही देख लेते भाई, इसमें 200 की वृद्धि हो गई, किसमें हुई, 1200 से। ठीक है, इसमें वृद्धि कितने की होगी, 100 की वृद्धि होगी, किससे हुई, 850 से। इसमें वृद्धि कितनी होगी, कितने की हो गई, 003 की हो गई, किससे, 450 से। इसमें अगर वृद्धि देखें तो कितने की हो गई, 0 12 से 4 गया, 8 हो गया, बटे में 240 हो गया। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 छक्के 12, 1/6 हो गया, इधर ये कैंसिल आउट हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 17 हो गया। ठीक है, इधर ये कैंसिल आउट, 15 दूनी 30, 15 3 45 हो गया, ये कैंसिल आउट 1/3। अब इसमें देखो, या तो एलसीएम ले लो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो बताया था उससे कर लो, जैसे 1/6 लिखा, 5/17। पहले तो एलसीएम वाला बता देते हैं। एलसीएम हमने लिया तो देखो, सब में हम क्या करते हैं कि 17 3 51 का गुणा कर लेते हैं, सॉरी 17 छक्का 102। तो यहाँ पर अगर हमने गुणा किया तो ये तो 17 बना देगा ऊपर, और इसमें 17 छक्का 102 करेंगे, ऊपर 30 बन गया, इधर करेंगे ये 3 हो गया, तो 3 त्रिका 9, 3 चौकू 12, यानी कि 34 गुणे में 2 हो गया, और इधर करेंगे तो 34 गुणे में 1 हो गया। अब एक चीज बताओ, इसमें सबसे बड़ा पूछा था ना, सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, बस खत्म हो गया सवाल। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका क्या है, 1/6, 5/17, 2/3, 1/3 हो गया। ठीक है, अब इनमें तो आप आसानी से जान लोगे कि ये वाला अभी बड़ा चल रहा है। ठीक है, तो ये तो हटा ही दो, फिर इसमें गुणा किया 17 का, इसमें गुणा किया 30 का, कौन सा बड़ा आया, ये वाला अभी बड़ा आया। अब इन दोनों में कर लेते हैं, 5 3 15 हो गया, 17 दूनी 34 हो गया, कौन सा बड़ा आया, 34। आंसर लगा दो थर्ड नंबर वाला, कला। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था, रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में इतने की वृद्धि होती है, और वह अपने व्यय में 10% की वृद्धि करता है, बचत में % वृद्धि। आसान सवाल होते हैं, देखो इसका एक फिक्स पैटर्न आपको बताया था, ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर, ये हो गया सेविंग। भाई 75% वो क्या कर लेता है, खर्च कर लेता है, यानी कि वो 25 बचा रहा होगा, कब, जब इनकम हमारी 100 होगी, तो 25 एकम 25, 25 तियां 75, 25 चौकू 100 हो गया। अब आय में 25% की वृद्धि, इसके नीचे 25 लिख दो, वृद्धि हो रही 10% की व्यय में, तो इसके नीचे 10 लिख दो, इसके नीचे x लिख दो, 25 चौकू 100, 10 तियां 30 हो गया, और इधर हो गया x इंटू में बन करेंगे x, ये बराबर कर लो, क्योंकि एक्सपेंडिचर इंटू प्लस में सेविंग करेंगे तो इनकम आती है, तो x बराबर कितना आ गया, 70। प्लस का आया इसलिए वृद्धि हो रही होगी, अगर माइनस का आता तो हमारी कमी होती, ये डायरेक्ट करने का तरीका है। अगला सवाल, एक व्यक्ति 10 कुर्सियां खरीदना चाहता है, 10 कुर्सियों का मूल्य, कुल मूल्य इतना है। सौदेबाजी के बाद दुकानदार प्रत्येक कुर्सी के मूल्य में 20% की कमी करने के लिए सहमत होता है, जिसके बाद व्यक्ति ने 10% कुर्सियां अधिक खरीदी, उसके द्वारा खरीदी गई कुर्सियों का मूल्य क्या हुआ। देखो हम यहाँ पर कुछ भी प्राइस निकाल लें, उसके बाद हमें जितनी कुर्सियां खरीदनी, ये तो एक कुर्सी का प्राइस हो गया, हमें 10 खरीदनी थी, लेकिन बाद में जब कम कर दिया तो उसने 10% अधिक खरीदी, तो हमें एक कुर्सी के मूल्य में 11 का गुणा करेंगे तो हमें टोटल प्राइस मिल गया होगा। बस 11 की डिविजिबिलिटी 6 3 9 9, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर आ चुका ना। अब एक का निकाल लो भाई, देखो 4500 अगर था 10 कुर्सियों का, तो एक का प्राइस ये हो गया, 20% की छूट दी तो कितना बच गया, ये 80% प्राइस बच गया, बस खत्म हो गया सवाल। 2 1 3 हो गया, 2 1 3 हो गया, 8 पन्ने 40 हो गया, 8 चौक 32, 4 36 गुणे में 11 हो गया, यानी कि 6 6 3 9 3, और ये आंसर
अगला सवाल, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। 11 की डिविजिबिलिटी सबसे पहले, तो एक ही ऑप्शन में है, आंसर तो आ चुका है। इसके अलावा देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस का आर हो गया, यानी कि अगर इसमें हम देखें तो 2 पाई आर एच इसका मान हमें दिया गया था और 2 पाई आर स्क्वायर का मान हमें निकालना था। इसके लिए हमें रेडियस चाहिए होगी, यानी कि हमें मान रखना पड़ेगा 2 पाई का मतलब 22/7 और h का मान हमें पता है 14 बराबर में दिया था 88। तो इधर करेंगे 44 दूनी 88 हो गया, 2 सत्ते 14, आर बराबर क्या आ गया 1 आ गया। खत्म हो गया सवाल, अब तो कुछ भी नहीं बचा है। यानी कि इसका मान हो गया हमारे पास 88 प्लस का 2 गुणे में 22/7 हो गया इंटू में 1 हो गया। यानी कि इधर करेंगे तो 7 अट्ठे 56 हो गया, 7 अट्ठे 56, या तो 22 कॉमन भी ले सकते थे, जैसे 22 चौक 88 करते तो 22 कॉमन लेके इधर 4 हो जाता, इधर हो जाता हमारे पास 2/7, 7 चौक 28, 28 और 2 30 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास, कितना लिया था 22, 7 चौक 28, 2 30/7, यानी कि 22 3 66, आंसर आ गया। अगला सवाल कह रहा था 26 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त, यानी कि रेडियस कितनी होगी 13, प्रत्येक 10 सेंटीमीटर लंबाई की दो समांतर जीवाएं, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या है। सिंपल सी बात है, 5 12 13, आंसर हो गया। भाई देखो अगर वृत्त में तुम्हें समांतर जीवाएं चाहिए तो एक तो समान है, तो भैया एक तरफ वृत्त के नहीं बन सकती हैं, वो दोनों केंद्र से समान डिस्टेंस पे होंगी, यानी कि ये अगर एक्स पे है तो ये भी एक्स पे ही होगी, नहीं तो बनेगी ही नहीं। अब यहाँ पर देखो ये हमें दे दिया था कितना 13 और ये दे दिया था 10 सेंटीमीटर लंबाई की, यानी कि आधा करेंगे तो 5, तो ये कितना हो गया 12, तो ये भी 12 होगा। अगला सवाल, अब इसमें देखो आसान है भाई, थीटा बराबर 0 कर दो। अब ये दोनों बराबर होते एक दूसरे का अपोजिट एंगल, 100 आंसर आ गया। बाकी 1/2 माइनस का 1/2 कर लो। यहाँ पर भी एक बार देख लेना, 0 रखेंगे तो साइन 30 का मान क्या आ गया 1/2 गुणे में 2, तो यहाँ पर 1 बन रहा है, इसलिए आंसर नहीं होगा। नहीं तो पता लगे जल्दबाजी में हमने कर भी लिया और आंसर भी नहीं आ रहा। वैसे तो आसानी था। अगला सवाल करते हैं। करा था एक समकोण त्रिभुज एबीसी इस प्रकार है कि बीएसी 90 है, एडी बीसी पर लंबवत है। यदि एबीसी का क्षेत्रफल 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एसीडी का क्षेत्रफल इतना है, एसी बराबर 5 है, तो बीसी का मान हमें बताना है। तो सबसे पहले बीएसी, ये रहा हमारे पास, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया सी। कह रहा था एडी, एडी भाई साहब ये जा रहे हैं, बीसी पर लंबवत है तो 90 डिग्री कर दिया। एबीसी का क्षेत्रफल यानी कि पूरे का क्षेत्रफल हमें 63 दे दिया था। एसीडी का क्षेत्रफल, एसीडी का क्षेत्रफल 7 हो गया था, ये हमको 5 दे दिया। अब इसमें देखो ये जब 7 हो गया तो ये 63 से हम 7 घटा देंगे, यानी कि ये 56 हो जाएगा इसका एरिया। अब यहाँ पर छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल हो गए क्या हमारे सिमिलर। देखो यहाँ पर ये 90 था, ये वाला दोनों में एंगल कॉमन है, ये थीटा हो गया, ये 90 है, यानी कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस का थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला एंगल थीटा लेना पड़ेगा। जब थीटा लेंगे तो ये वाला कितना आ जाएगा 90 माइनस का थीटा। अब यहाँ पर देख रहा ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी, ये दोनों सिमिलर हो गए। वैसे तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये सिमिलर होंगे। देखो एंगल हमने बराबर कर लिए, समझ में आ गई बात। अब इनका अगर एरिया हम A1 मान लें, इसका A2 मान लें, तो A1 अपॉन में A2 बराबर में इनकी साइड S1 अपॉन में S2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बस खत्म हो गया सवाल। अब एक चीज बताओ, A1 का मान हमें दे दिया गया था, A1 यानी कि पूरे का एरिया, यानी कि 63, ठीक है। A2 का मतलब दूसरे वाले का एरिया जो हमने सिमिलर किया 7 हो गया। S1, अब साइड इनकी एंगल के सामने लेनी है, हमें निकालनी है BC का मान। BC का मान बड़े ट्रायंगल में हम देखेंगे 90 के सामने है, बड़े ट्रायंगल में 90 के सामने BC है, छोटे ट्रायंगल में 90 के सामने 5 है। स्क्वायर कर दो, खत्म हो गया। 7 नेम 63 हो गया। जब रूट लेंगे तो 3 बराबर में BC बटे में 5 हो गया। BC बराबर कितना आ गया 15 आ गया। अब ये जो आला लिखी ना सिमिलर करने वाली, यही केवल समझाने का खेल था, नहीं तो आपको डायरेक्ट करना था, ठीक है। तो ये चीज समझ गए होगे, इसमें हमें 56 निकालने की जरूरत नहीं थी, ये फर्जी का था। अगला सवाल, यदि एक घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। घनाव की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल हो गया भाई, देखो 108 हमें ये दे दिया था। टोटल सरफेस एरिया लिखोगे तो LV प्लस का BH प्लस का HL हो गया। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते चलो, इधर करेंगे तो 2 पंजे 10, दोनों में 18 हो गया। भाई इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा, छेतियाँ 18 आ जाएगा और एक बार बनेगा। H दोनों में कॉमन है, H हमने कॉमन ले लिया और दोनों को जोड़ देंगे तो 6 3 9 हो गया। बस इनका डिफरेंस करेंगे, 9 से 8 गया तो 1 हो गया, 5 से 1 गया तो 4 हो गया। ये किया क्या मैंने, कटी नहीं। अच्छा यहाँ पर 4 होगा,
माफ कीजिएगा 54 होगा तो 18 इधर आ जाएगा, यानी कि 18 दूनी 36 हो गया, बटे में 9 हो गया, बराबर में h हो गया, h बराबर में 9 चौक 36। अब ये 36 डायरेक्ट इसलिए घटा लिया क्योंकि 18 3 54 होता है, एक 18 हटा देंगे तो 36 बचेगा। ठीक है, ए बी को 45% के लाभ पर एक बाइक बेचता है, बी इसे 30% के बेच देता है। ठीक है, सी इतने में भुगतान करता है के लिए। देखो इतना जो हम लिख रहे हैं ना, ये लिखना नहीं होता, आपको डायरेक्ट जो 145 और ये 13 है ना, ये डायरेक्ट डिवाइड करना था 43355 में। ठीक है, अब ये 5 हटा दो पहले, तो ये बहुत नुकसानदायक होता है। 5 दूनी 10, 5 ने 45 हो गया, इधर करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 3 बचा, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 हो गया। अब एक चीज देखना है यहाँ पर, सबसे बढ़िया बात ये है कि 8671 अपॉन में 2913, 3 नेम 27, 7 में कुछ किसका गुणा करे कि 1 मिल जाएगा, हटा दो, 7 एकम 7 मिल सकता है, सॉरी नहीं मिलेगा, 7 ही मिलेगा। यहाँ पर 9 मिल रहा था, यहाँ पर 1 मिल रहा है, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, खत्म। बाकी कैलकुलेशन आराम से बैठ के इत्मीनान से करना। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था सुषमा और प्रीति द्वारा शिक्षा पर किए गए व्यय के केंद्रीय कोण का अनुपात क्या होगा, लेकिन ये अलग अलग दिए तो कुछ तो ऊपर दिया होगा। सुषमा और प्रीति हर महीने बराबर खर्च करती है, यानी कि देखो हमें इनको जोड़ना पड़ेगा कि कितने बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखोगे ये 50 लिखा है, 50 और 60 110 हो गया, 110 में 70 जोड़ा 180 हो गया, 180 में 2 जोड़ेंगे तो 182 हो गया, या फिर 2 को जोड़ दो, अभी बाद में कर लेंगे। तो 180 में 20 जोड़ेंगे तो 200 हो गया, 200 में 70 जोड़ा तो 270 हो गया, 270 में 10 जोड़ देंगे तो 280 हो गया। बचा कितना कितना, देखो 2 यहाँ बचा, 5 2 7 हो गया, 7 5 12 हो गया, 12 और 8 20 बच गया, 20 और इसमें जोड़ दो, यानी कि ये कितना आ गया 300 आ गया। 2 जीरो सबके साथ में चल रहे थे, उनको ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पर देखो पहले लाइन में अगर देखें तो 30,000 था, इस पर पूरा एंगल 360 बन रहा था। हमको शिक्षा पर देखना, यानी कि एजुकेशन सेकंड नंबर पे, यानी कि ये 7200 हो गया, ये तो सुषमा का एंगल आ गया। अब प्रीति की बात करें भाई, उनका खर्चा तो सेम है, यानी कि अगर हम देखें तो 100% के लिए उनका एंगल कितना था 360 था। तो यहाँ पर अगर 15% का निकालेंगे तो एंगल पता लग जाएगा, 15 का नहीं सॉरी 24 का, यानी कि हमें इसके खर्चे से प्रीति में कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमें एंगल निकालना था एट द एंड। तो इधर इसको एक सेकंड साफ लिख लेते हैं भाई, हैं क्या फायदा है, कुछ समझ ही में ना आए कौन सी भाषा में लिखा हुआ है। तो ये 24 हो गया, 360 से 360 कैंसिल आउट हो गया, और फिर यहाँ पर 2 जीरो इधर चले गए, 2 जीरो इसके इधर से चले जाएंगे, 24 3 72 हो गया, और ये 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या आ गया 1:1। ठीक है, अगला सवाल what is the difference between the average production of company B during the period of 2012 to 2017 and the combined average of the production of company A in 12 14 15 and the production of company C 14 16 and 17 respectively। तो देखो B के लिए कह रहा था 2012 से 17 तक। अब इतना देखो क्लियर तो है नहीं, तो पहले लिख लेते हैं इनको, क्लियर होता तो डायरेक्ट जोड़ने की भी कोशिश की जाती, लेकिन इतना क्लियर नहीं है, क्यों आंखें खराब करोगे। 180 हो गया और इधर 80 हो गया, जोड़ लेते लास्ट में तो जीरो ही है, 8 एकम 8 16 8 3 24 24 3 27 27 हजार 34 34 और 43 हो गया, यहाँ से लगा 4 4 1 5 1 6 हो गया, 630 एवरेज करेंगे तो 6 से भाग करना पड़ेगा। अब यही कह रहा था ए के लिए 12 14 और 16 15 की बात कर रहा था, और बी के लिए कर रहा था 14 16 और 17 की बात। ठीक है, तो हम ए पर आते हैं। ए भाई साहब कहाँ पर है, ये रहा। तो 12 से स्टार्ट करेंगे तो 100 हो गया, फिर 12 से 14 पे पहुंचेंगे तो ये हो गया हमारे पास 160, फिर 15 पे पहुंचेंगे तो 150 हो गया। इधर हम 14 पे पहुंचेंगे सी के लिए, तो सी के लिए कौन सा है, लास्ट वाला ग्रे वाला, तो सी यानी कि ये लिखा कितना है भाई 80। चलो 80 लिखते हैं। पहले तो ये गलत कर दिया ना, 14 पे पहुंचना है, 1 सेकंड रुकना है, यहाँ पर सी करो, और 14 पे पहुंचेंगे तो 120 हो गया, 16 पे पहुंचेंगे तो 110 हो गया, 17 पे पहुंचेंगे 140 हो गया, यानी कि 0 4 2 6 1 7 हो गया, 3 हो गया, बटे में 3 हो गया एवरेज के लिए, 0 हो गया, 6 5 11 यहाँ से लगा 1 हो गया, 2 और 1 3 1 4 हो गया। ठीक है, बटे में 3, इनको जोड़ेंगे। अच्छा इसमें कंबाइंड एवरेज बोला था ना, तो ये हटा देना, ये यहाँ से डिवाइड करोगे बटे में 6 आ जाएगा, ये हटा देना। 1 सेकेंड होगा, मैं इरेज कर देता हूँ ना, 1 सेकेंड। अब इन दोनों को जोड़ लो, 4 3 7 हो गया, बटे में ये हो गया, 6 कम 6 6 3 18 हो गया। इधर करेंगे 6 कम 6 0 6 5 30, देखो आ गया डिफरेंस 25। अगला सवाल, एक वर्ष के 12 माह में टी का वेतन इस प्रकार है। ठीक है, टी का प्रति माह औसत वेतन क्या होगा। देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि आपको अगर नंबर मिल रहे हैं इतने बड़े बड़े, इसमें डिवीजन कभी मत लगाना।
रीजन ये है गलत होने के चांस बहुत रहते हैं। डायरेक्ट जोड़ लो, इधर तो देखो 12 तियाँ 36 हो गया, ठीक है, इधर करेंगे तो 15 हो गया, 15 तियाँ 45 हो गया, 21 कै बार है 3 बार हो गया, 21 तियाँ 63 हो गया, इधर करेंगे तो 3 बार है यानी कि 30 तियाँ 90 हो गया, खत्म हो गया सवाल। 6 5 11, 11 3 16 हो गया, 11 3 14, यहाँ से लगा 1 हो गया, यानी कि 4 4 4 8, 8 6 14, 14 और 9 23 हो गया, बटे में 12 हो गया, तो 12 एकम 12 हो गया, बचा कितना 11, 12 ने में 108 हो गया, 6 बच गया, 108 और 6 यहाँ, ठीक है, 12 पंजे 60, जीरो चल रहे थे उनको हमने लिखा नहीं। अगला सवाल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है तो मैदान 45 मीटर लंबा है तो परिमाप बताना। भाई देखो डायरेक्ट हम 3600 में भाग करते हैं 4500 से, तो ये 8 पन्ना 40, 80 आ जाएगी चौड़ाई। इन दोनों को जोड़ना है, 2 का गुणा करना है, लेकिन हम डायरेक्ट 2 का ही गुणा कर लेते हैं ना, 90 और गुणे में 160, यानी कि 250 आंसर। जो आसान लगे उसको करो भाई। 2 रैखिक समीकरण दिए गए थे, कह रहा था निर्मित उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो इन रेखाओं और एक्स अक्ष से परिबद्ध हो। सबसे पहले तो देखो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो कि ये लाइनें मिलेंगी कहाँ पर, क्योंकि तभी हम एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। जबकि वो एरिया नहीं निकाल पाओगे कि कौन सा एरिया है, तब तक कैसे एरिया निकालोगे। तो सबसे पहले इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 22 से 22 कैंसिल, 2x और 2x कितना हो गया 4x, और 6 से 2 गया तो 4x हो गया, यानी कि 4x बराबर में 4 हो गया, तो x बराबर क्या आ गया 1 आ गया, तो y बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट थे वो आ गए 1 कामा में 4, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पर चित्र बना लें तो इस तरीके से बनेगा, ये यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 1 कामा में 4, ठीक है, ये इसका कहीं पॉइंट रहा होगा। अब पहली लाइन को पकड़ते हैं, यानी कि इस लाइन को पकड़ते हैं, इसमें रखते हैं पहले y बराबर में 0, y बराबर 0 तो x बराबर क्या आ गया 3 आ गया, यानी कि पॉइंट मिले में 3 कामा में 0। अब एक कंडीशन में x बराबर 0 जब रख देंगे तो y बराबर हमें क्या मिलेगा 6 मिलेगा, यानी कि 0,6 मिल गया। अब इस इक्वेशन पे बात करेंगे, y बराबर में 0 पुट करेंगे, y बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 1 आ गया। जब x बराबर में 0 पुट करेंगे तो y बराबर में 2 आ गया, यानी कि यहाँ से पॉइंट मिले 0,2 माइनस 1 कामा में 0, यानी कि ये 3 कामा 0, यानी कि ये देखो x पर 3 जाना है, y पर 0, यानी कि यहाँ पर कहीं पर चलेंगे। देखो x का 1 तो यहाँ पर था, 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो गया 3 कामा में 0। फिर देखेंगे 0 और y पे जा रहा 6, यानी कि यहाँ पर देखेंगे ये y पर 4 था, यहाँ पर कहीं मिल गया होगा, तो ऊपर चले जाएंगे तो ये मिल जाएगा हमारे पास 0,6। बात समझ गए होगे। अब इसको देखेंगे ये -1,0, तो -1,0 ये कहीं पर यहाँ पर रहा होगा -1,0, और कह रहा था 0,2, यानी कि ये देखो 4 के नीचे ही कहीं आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास 0,2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कौन सा एरिया मिल रहा, पहले तो दोनों की इंटरसेक्शन लाइनें जहाँ पर मिली उनको मिला लो, तो ये देखो यहाँ से इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से ये यहाँ से मिलेगा, ठीक है। एक लाइन और ड्रा करते हैं, ये यहाँ से देखो ये वाली लाइन जाएगी, ये यहाँ से लेके ये इस तरीके से मिलेगी। अब जो पार्ट हमारे पास है ना वो है कौन सा, हाईलाइट कर लें क्या एक बार, यानी कि हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है, ये वाले पार्ट का। बस खत्म हो गया सवाल। अब तो कुछ बचा है सवाल में, नहीं बचा है भाई। अब आप एक चीज देख लो, इसकी हाइट कितनी है, हाइट देख लो, बेस देख लो, आपका आंसर आ चुका है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज देखो कि हाइट हो कितनी रही है, यहाँ से इसको मिला दो। ये पॉइंट कहाँ तक जा रहा था, ये पॉइंट जा रहा था 4 तक, यानी कि ये 4 हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी डिस्टेंस देख लो, इधर था पॉइंट के राइट हैंड 3 था, पॉइंट के लेफ्ट हैंड 1 जा रहा था, यानी कि ये पूरा आ गया हमारे पास 4, ठीक है। अब एरिया निकालोगे तो 1/2 बेस 4 हो गया, हाइट 4 हो गई, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर स्क्वायर या 8 वर्ग इकाई, क्योंकि यहाँ पर कोई यूनिट होती नहीं तो इस वजह से 8 आ गया। अगला सवाल कह रहा था, एक व्यक्ति 5,000 की धनराशि को 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेश करता है कि पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 10%, अगले 3 वर्षों के लिए 12%, तो 5 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। देखो कितना आसान हो गया, साधारण ब्याज की बात है, प्रिंसिपल तो दोनों जगह सेम रहेगा ना, खत्म हो गया भाई। पहले 2 वर्षों के लिए 20 रहा होगा भाई। देखो PRT अपॉन में 100 लगा रहे, 5,000 बटे में 100 कॉमन ले लिया, बाकी टाइम इनटू में रेट कर दे रहे, 12 तियाँ 36 हो गया, बस यही आंसर आ जाएगा। यानी कि इधर करेंगे तो 50 दूनी 100 हो गया, इधर करेंगे तो 10 हो गया, इधर करेंगे 18 हो गया, 18 10 28 100 आंसर। आसान था बिल्कुल। AB कह रहा था ABC 3 बिंदु इस प्रकार है कि AB बराबर 11, BC बराबर 13, AC बराबर 24 और ABC गुजरने वाली वृत्तों की संख्या क्या है।
सबसे पहले एक चीज देखो, ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। AC ये हो गया, ये B हो गया, ये 11 है, ये 13 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी कि इसमें भी एक भी व्रत नहीं बनेगा। नहीं तो फिर क्या भाई, देखो अगर ट्रायंगल फॉर्म होता तब व्रत का बनता है अभी, लेकिन यहाँ पर तो कोलिनियर हो गई, एक ही लाइन पर हो गए तो फिर नहीं बनेंगे। अगला सवाल, अब इसमें क्या करना है, 17 से भाग करना है भाई, सिंपल सा सवाल है बिल्कुल। सबसे पहले 179, 172, 173, 17 से इसमें भाग करोगे तो 9 बचेगा, इसमें करोगे 17 से 2 बचेगा, इसमें 17 से करोगे तो 3 बचेगा। और ठीक है, यहाँ पर करेंगे 9 दूनी 18 हो गया, 18 तियाँ 54 हो गया, बटे में 17, 17 तियाँ 51, 3 रिमाइंडर आ गया, बस खत्म हो गया। आसान था बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो भाई 25 सवाल समाप्त हो चुके हैं। अब आप अगर देख रहे होगे तो हर शिफ्ट में 3 से 4 सवाल आपके अच्छे लेवल के, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं 22 सवाल या तो 21 सवाल आपके इजी हैं। यानी कि अगर हम देखें तो 22 दूनी 44 या तो 21 दूनी 42 आप मैथ में नंबर आसानी से ला सकते थे। अगर नहीं आए थे तो फिर कहीं ना कहीं कमी रही है आपकी प्रैक्टिस करने में, तो कहीं ना कहीं एनालिसिस में कमी वगैरह रहती है, उसको देखो भाई, अच्छे से पेपर एनालाइज करो और थोड़ा अपने ऊपर बिलीव रखो। हर चीज़ कोई दूसरा नहीं बता सकता। मुझसे पूछोगे पेपर कैसा है तो मैं थोड़ा बोलूँगा हाँ ठीक है, एवरेज था, किसी को ज़्यादा टफ लग सकता है, आप लोग ज़्यादा अगर तैयारी कर रहे हो तो आप लोग बोलोगे बहुत ज़्यादा ईजी था। तो उससे ये वेरी करती है। हमसे कुछ पूछोगे तो मैं तो कुछ भी बता दूंगा। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। आप लोग बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, गवर्नमेंट जॉब लेने जा रहे हो और अपनी फैमिली को संभालने वाले भी हो, तो आप इतने लेवल के हो चुके हो, तो खुद से भी समझा करो। ठीक है, वीडियो कंप्लीट किया हो तो डन तो जरूर लिखना है, बेस्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखना है कौन से नंबर का है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।